बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे और ये हैं वान न्यूमैन कंप्यूटर के खालिक या जिनके नाम से इस आर्किटेक्चर यानी साख्त का नाम रखा गया है। और ये कंप्यूटर साइंस है, क्लास 9, और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो चीज़ हम सीखेंगे उसमें जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब होता है साख्त। इसमें आज हमने इंट्रोडक्शन टू जॉन वान न्यूमैन का हम थोड़ा सा तारफ़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन थे। और नंबर 2 हम कंपोनेंट्स ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो हिस्से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम आज समझने की कोशिश करेंगे वर्किंग ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि ये काम कैसे करता है। और नंबर 4 पे हम जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। और नंबर 5 हम देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जॉन वान न्यूमैन, जो सामने आपको उनकी पिक्चर तस्वीर नज़र आ रही है। जॉन वान न्यूमैन वाज अ हंगरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये बेसिकली हंगरी के रहने वाले थे और अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, और ये फिज़िक्स और कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे। जॉन वान न्यूमैन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन 1940s। 1940 की जो दहाई है, 1940 की दहाई में इन्होंने कंप्यूटर को डेवलप करने में बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। इसीलिए इनके जो सिस्टम जो इनकी इस तसव्वुर पे इनकी इस मेहनत पे बनाया गया, उसका नाम जॉन वान न्यूमैन रखा गया। द कंप्यूटर हैज़, इनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, जो जॉन वान न्यूमैन ने जो हमें बताया, उसमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कितने बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं? 4। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 CPU, नंबर 3 इनपुट मैकेनिज्म, नंबर 4 आउटपुट मैकेनिज्म। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी, CPU, इनपुट एंड आउटपुट मैकेनिज्म्स। This model is named as Van Neumann model or Van Neumann architecture to honor Van Neumann. Van Neumann पूरा नाम इनका था जॉन वान न्यूमैन, और इनका जो मॉडल है, ये जो जदीद बल्कि आजकल भी इस्तेमाल हो रहा है, ये कंप्यूटर का जो मॉडल है या कंप्यूटर की जो साख्त है या उसकी जो आर्किटेक्चर है, वो इनके नाम पर उसका नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने 1940s यानी 1940 की दहाई में इन्होंने इसको डेवलप करने में, कंप्यूटर को आगे बढ़ाने में, उसे तरक्की देने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे और फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे, और कंप्यूटर पर भी इन्होंने बहुत काम किया। तो उनका नाम बाकी रखने के लिए, याद रखने के लिए, इस आर्किटेक्चर का नाम जॉन वान न्यूमैन या वान न्यूमैन आर्किटेक्चर या मॉडल रखा गया। तो स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर ऑफ वान न्यूमैन कंप्यूटर, उस पर हम बात करते हैं कि वो क्या है। तो जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ वान न्यूमैन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने पहले बात की है कि उसमें 4 बुनियादी उसके हिस्से होते हैं, 4 बुनियादी उसके कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 CPU, नंबर 3 इनपुट डिवाइसेस या इनपुट मैकेनिज्म, आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट मैकेनिज्म। इन पे हम बात करेंगे। ये उसका एक मॉडल या उसका एक इमेज है, जिसमें देखें दरमियान में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइस हैं, और नीचे इसकी एक मेमोरी यूनिट है।
تو یہ ان کے نام پر یہ ماڈل، یہ آرکیٹیکچر، اس کا نام وان نیومن آرکیٹیکچر رکھا گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میموری کی۔ میموری کہتے ہیں یادداشت کو، جس میں کمپیوٹر کا ڈیٹا، جیسے ہمارا دماغ ہے تو دماغ میں چیزیں یاد رہتی ہیں، دماغ کے اندر چیزوں کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو کمپیوٹر میں جو یاد رکھنے والی یا اسٹور کرنے والی جو کمپوننٹس ہوتے ہیں انہیں میموری کہتے ہیں۔ تو میموری میں کیا ہوتا ہے؟ میموری کنٹینس، میموری میں ان پٹ ڈیٹا ہوتا ہے، جو ڈیٹا ہم دے رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کو، کی بورڈ سے دیں یا ماؤس سے یا کسی بھی اسکینر سے، جو بھی ہم ڈیٹا دیتے ہیں کمپیوٹر کو وہ ان پٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ وہ انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں اور پروگرام بھی ہو سکتے ہیں۔ انسٹرکشنز اور پروگرامز اور اپلیکیشنز، وہ جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں یا پروگرام دیے جاتے ہیں یا جو اس کے اندر اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال کی جاتی ہیں تاکہ ان کا جو سافٹ ویئر بھی ان کو عام معنی میں کہتے ہیں، یہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ میموری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ان پٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ انسٹرکشنز یا وہ ہدایات جن کے تحت کمپیوٹر کام کرتا ہے، یا پروگرام یا اپلیکیشن یا سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ اس میں ریم ہے، میموری کے میں ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری، اور روم ہے، ریڈ آنلی میموری ہے۔ اس کے بعد ایس ایس ڈی ہے، یہ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو ہوتی ہے، یہ آج کل کے جو جدید لیپ ٹاپس ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یا جو ڈیسک ٹاپ ہیں ان کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، ایچ ڈی ہارڈ ڈسک یا ہارڈ ڈرائیو، وہ ہوتی تھی، ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کے اندر ڈیٹا سیو ہوتا ہے، ان کے اندر ڈیٹا میمورائز ہوتا ہے، ان کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا جو ہے اسٹور ہوتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ریم بھی ہو سکتی ہے، میموری میں ریم شامل ہے، روم شامل ہے، ایس ایس ڈی اور ایچ ڈی یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن چند ایک یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وان نیومن کا جو آرکیٹیکچر ہے یا کمپیوٹر سسٹم ہے، اس میں دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، سی پی یو۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کنسسٹ آف، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 جو ہے ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ ہوتا ہے، اے ایل یو، ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ، اور اٹ پرفارمز میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن۔ اس کے اندر جو میتھ کے کمپیوٹیشنز ہیں، جو آپریشنز ہیں، پلس مائنس ملٹیپلائڈ ڈویژن اسکیئر روٹ اسکیئر، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہے۔ دوسرا اس کا کام ہے اٹ ڈیلز ود نمبرز۔ یہ جو ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ ہے یہ نمبرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جتنی قسم کے نمبرز ہیں وہ سارے نمبرز جب اس میں آتے ہیں تو یہ ان کو آپریٹ کرتا ہے، ان کو پروسیس کرتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تیسرا اس کا کام ہے اٹ ڈز لاجیکل آپریشن۔ یہ لاجیکل آپریشن کرتا ہے، یعنی کہ جو لاجکس ہیں مختلف قسم کے لاجکس گیٹ کے ذریعے اس کو آپریشن، مختلف قسم کے جو اس کو کام کہے جاتے ہیں، یہ لاجیکلی، یعنی جس طرح ہمارا ایک عقل ہے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، تو یہ جو اے ایل یو ہے یہ لاجیکل آپریشنز بھی یہ کرتا ہے۔ دوسرا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کنٹرول یونٹ، سی یو۔ کنٹرول یونٹ کیا کرتی ہے؟ اٹ گیوز انسٹرکشنز ٹو دا اے ایل یو۔ یہ اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ کو یہ ہدایات دیتی ہے، یہ جو کنٹرول یونٹ ہے، کہ اس طرح کام کرو، یہ کام نہ کرو، اور اس طرح یہ آپریشن پرفارم کرو۔ اٹ گیوز انسٹرکشن ٹو میموری۔ میموری جو ہے یادداشت ہے، جو جیسے ہم نے کہا ہے کہ ریم ہے، روم ہے، اس کو بھی یہ انسٹرکشن دیتی ہے، اس کو بھی یہ ہدایات دیتا ہے یہ کنٹرول یونٹ، اور میموری اس کے مطابق ہمیں ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اٹ سپروائزز دا ہول پروسیجر۔ جتنا عمل ہو رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اس پروسیسر میں، وہ سارے کا سارا کنٹرول یونٹ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو سپروائز کرتا ہے اور اس کو مینیج کرتا ہے تاکہ وہ سارے کام کمپیوٹر اچھے طریقے سے کر سکے۔ تیسرا جو حصہ ہے جس کی ہم نے بات کی ہے وہ ہے ان پٹ ڈیوائسز۔ ان پٹ ڈیوائسز وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز یا ان پٹ میکینزم یا ان پٹ کمپوننٹس آر دوز انسٹرومنٹس وچ آر یوز ٹو پرووائڈ ان پٹس ٹو دا کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے جو ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ ان میں جیسے کہ
स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, ठीक है, टच पैड है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं और ये भी कंप्यूटर के पार्ट हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है और स्कैनर है, और उसके अलावा दूसरे भी हमने जो बात की है, जॉयस्टिक है और बहुत सारे दूसरे ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे कोई डेटा फ्राहम करते हैं। चौथा हिस्सा जो है जो इस आर्किटेक्चर का है वो है आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट मैकेनिज्म। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स which are used to get outputs from the computer। कंप्यूटर के से जो हम आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, जिससे हमें आउटपुट हमें मिलती है, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में मिले या हमें मॉनिटर के ऊपर वो तस्वीर या टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो। ये जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें मॉनिटर है, उसमें प्रिंटर है, उसके अंदर ये स्पीकर हैं और मल्टीमीडिया है। तो ये जितने भी हैं, ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये चंद एक हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। तो चार हमने कहा है कि जो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 उसके इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हिस्से होते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। वर्किंग ऑफ जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसकी वर्किंग है, ये काम कैसे करता है। जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर परफॉर्म्स दीज फंक्शंस, यानी ये काम करता है, और कैसे करता है उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 ये क्या काम करता है, नंबर 1 फेचिंग। फेचिंग का मतलब होता है लाना, रिट्रीव करना। नंबर 2 दूसरा काम ये करता है डिकोडिंग, इसके लिए डिकोडिंग होती है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज कोड्स में लिखी जाती है, उसको डिकोड करके ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो या मशीन लर्निंग में वो उसको ट्रांसफ़र करता है। तो नंबर 2 है डिकोडिंग। नंबर 3 ये है एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूट करता है, यानी जो भी अमल होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस पर अमल करवाता है। और नंबर 4 स्टोरिंग, ये डेटा जो है प्रोसेसिंग के बाद या जो इनपुट हम देते हैं उसको ये स्टोर करता है। तो 4 काम ये आर्किटेक्चर या कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है, ये 4 काम करते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं फेचिंग। फेच कहते हैं ना खींच कर लाना, ठीक है, किसी चीज़ को कहीं से लाना उसे फेचिंग कहते हैं। फेचिंग इज रिट्रीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से, याददाश्त से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको रिट्रीव करना, उसको लाना प्रोसेसर में, ये ताकि वो प्रोसेसर जो है वो काम कर सके, CPU ताकि काम कर सके। द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, यानी वो जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी से ये लाता है, ला के CPU को देता है, और CPU जो है वो फिर इस पर उस हदायत के मुताबिक, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसके अंदर जो शामिल होते हैं वो मेमोरी है, ज़ाहिर है वहाँ से वो डेटा लेता है। PC, यानी PC से मर्द पर्सनल कंप्यूटर नहीं है बल्कि ये प्रोग्राम काउंटर है, इसमें प्रोग्राम काउंटर शामिल होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होता है एक IR, जिसके अंदर वो रजिस्टर होता है, जिसके अंदर उसको माना जाता है टेक प्लेस इन फेचिंग। फेचिंग में कौन से इससे हार्डवेयर कौन से चाहिए होते हैं, मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये 3 हिस्से जो हैं वो इसमें फेचिंग में हिस्सा लेते हैं। द प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस, वो मेमोरी से जो डेटा लेता है उसके एड्रेस को वो स्टोर करता है, वो काउंटर, प्रोग्राम काउंटर कि मेमोरी में ये जो चीज़ है ये कहाँ से आई है, उसका एड्रेस जो है वो नोट करता है, उसका एड्रेस याद करता है। एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिट्रीव्ड एंड प्लेसेस इट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर वो उसको रिट्रीव करने के बाद, वहाँ से हासिल करने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसको वो उसमें देता है ताकि वो उसको उसके मुताबिक काम कर सके। दूसरा काम है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेसेसरी एक्शन द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको वो कंट्रोल जो यूनिट है उसे डिकोड करता है,
اس کو مشین انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں چینج کرتا ہے اور اس طرح وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ یہ کام ہے. کنٹرول یونٹ ٹیکس پارٹ ان دس پروسیس آف ڈی کوڈنگ. تو یہ جو کنٹرول ڈی کوڈنگ کا جو پروسیس ہے اس میں ہارڈ ویئر جو یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ کنٹرول یونٹ ہے. دا کنٹرول یونٹ ڈی کوڈز دا آپریشن کوڈ. آپریشن کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے جسے آپ کوڈ بھی کہتے ہیں آف دا انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹرمنز دی ریکوائرڈ پروسیجرز اینڈ ڈیٹا. اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کس طرح جو ہے کرنا ہے. تو یہ کنٹرول یونٹ جو ہے وہ اس پورے عمل کو کنٹرول کرتا ہے اور پورے پروسیجر کو چلاتا ہے. تیسرا جو کام ہے وہ ہے ایگزیکیوٹنگ. ایگزیکیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سی پی یو پروسیسز دا انسٹرکشن. سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ انسٹرکشن جو اس کے ہدایات دی گئی ہیں ان کو پروسیس کرتا ہے. when the instruction involves a computation, جب وہ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں کمپیوٹیشن، جو کمپیوٹر کا کام بیسیکلی کمپیوٹیشن ہے، وہ کمپیوٹیشن میں جو اس کو ہدایات ملتی ہیں وہ اس کے مطابق پھر اس کو پروسیس کرتا ہے. اٹ از ایگزیکیوٹیڈ بائی ارتھمیٹک لاجک یونٹ. تو اے ایل یو جو ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ اس کو پروسیس کرتا ہے. اور کنٹرول یونٹ سی یو مینیجز دا ٹاسک آف ٹرانسفرنگ ڈیٹا بٹوین سیورل لوکیشن. مختلف لوکیشن کے درمیان جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس کو شفٹ کرنے کے لیے، اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کنٹرول یونٹ جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے جو اس پہ کام کرتا ہے. ALU carries out mathematical and logical calculations. ALU arithmetic logic unit جو ہے وہ mathematical operation اور logical جو calculations ہیں ان کو وہ کرتا ہے. while CU handles the data transmission activities. اور control unit جو ہے وہ اس کو ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو یہ ٹرانسفر کرتا ہے. نمبر 4 جو کام کرتا ہے وہ ہے اسٹورنگ. اسٹور کرتا ہے یہ outcomes of the computation is either returned to the memory or is sent to an output device. تو آؤٹ کم جو آتے ہیں جو وہاں سے جو ریزلٹ آتا ہے اس کو یا تو کمپیوٹیشن کا یا تو اسے میموری کو ریٹرن کر دیتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ رہے اور اس کے مطابق پھر آئندہ یوز ہو، اور یا پھر اس کو آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں ڈسپلے ہو یا پرنٹ ہو یا ساؤنڈ ہو یا جو بھی چیز ہے یا پروجیکٹر ہے تو اس میں پکچر کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، مانیٹر کے اوپر اگر ڈسپلے ہے ٹیکسٹ کی شکل میں، ویڈیو یا پکچر کی شکل میں، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ سینڈ کر دیتا ہے. یا تو اسے میموری میں سینڈ کر دیتا ہے تاکہ وہاں اسٹور ہو، یا آؤٹ پٹ ڈیوائس کو وہ سینڈ کر دیتا ہے تاکہ وہاں بھی ڈسپلے ہو. دا کمپوننٹس انوالوڈ ان اسٹورنگ آر میموری اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو اس کے اندر جو کمپوننٹ انوالو ہوتے ہیں وہ اس میں میموری یوز ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ اگر اسٹور ہے تو میموری یوز ہوگی، اگر آؤٹ پٹ کو اس نے دینا ہے تو ظاہر پرنٹر ہے یا اسپیکر ہے یا مانیٹر ہے وہ اس میں اپنا پارٹ پلے کریں گے. دا آؤٹ کمز آر اسٹورڈ ان دا میموری آر سینڈ ٹو دا آؤٹ پٹ ڈیوائسز فار ڈسپلینگ ان سافٹ اور ہارڈ فارم. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اسٹور کرنے کے لیے تو میموری میں جائیں گے، لیکن اگر ڈسپلے ہوں یا سافٹ فارم میں یا ہارڈ فارم میں ان کو چاہیے ہو یوزر کو، تو وہ جو آؤٹ پٹس ہیں جو کیلکولیشنز کا یا کمپیوٹیشن کا جو رزلٹ آیا وہ ہارڈ ویئر کو بھیج دیا جاتا ہے، یعنی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پھر جو بھی ڈسپلے کرنا ہو یا پرنٹ کرنا ہو یا کوئی ساؤنڈ ہے یا اس کو کوئی بھی فارم ہے اس میں وہ اس کو چینج کر کے آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں سے آؤٹ پٹ کو یوزر جو ہے حاصل کر سکے. کریکٹرسٹکس آف جان وان نیومن آرکیٹیکچر. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ جان وان نیومن کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہیز دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس. اس کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں جان وان کی. نمبر 1 سنگل میموری اسٹور، اور نمبر 2 سیکوینشل ایگزیکیوشن، نمبر 3 اسٹورڈ پروگرام کانسیپٹ. 3 جو ہے وہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جان وان نیومن آرکیٹیکچر کے. ایک تو یہ سنگل میموری اسٹور ہوتا ہے، اس کا سیکوینشل ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اور پروگرام جو اسٹور پروگرام ہوتا ہے یعنی ایک کنسیپٹ ہے کہ اس میں پروگرام جو ہے وہ اسٹورڈ ہوتا ہے. ہر ایک کے بارے میں مختصراً بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے سنگل میموری اسٹور. In one Neumann computer architecture, both instructions and data are stored in the same memory space. For example, in a computer
game, both games code and the data like score and player positions are stored in the same RAM. यानी इसमें जो डेटा भी होता है और जो कोड वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होता है, ये सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर ये स्टोर होते हैं। यानी सिंगल मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं और कोड भी हैं, और इसके अलावा जो जैसे अगर गेम की मिसाल लें तो गेम के जो कोड हैं वो भी उसी में स्टोर होंगे, और इसी तरह जो प्लेयर्स हैं उनका जो डेटा है या उनकी जो पोजीशन है वो भी उसी सिंगल मेमोरी के अंदर ही ये सारा कुछ हो रहा होता है। यानी सिंगल मेमोरी है और इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी इसके अंदर स्टोर करने वाला काम है वो भी उसी सिंगल मेमोरी के अंदर ही हो रहा होता है। नंबर 2 इसका करेक्टरिस्टिक है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। One Neumann computer architecture instructions are processed one after the other in a sequence. For example, when our computer runs a program in step one by one in the order they are written. तो ये जो इसमें ये होता है कि जो भी प्रोग्राम हमने जिस तरह का लिखा है, यानी जिस तरह का एक तरह से एल्गोरिदम है, जिस तरह से हमने जो स्टेप लिखे हैं ये उसी तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। यानी प्रोग्राम जो है वो वन बाई वन, जो चीज़ हमने पहले स्टेप में लिखी है वो पहले होगी, फिर उसके बाद दूसरा जो लिखा है उसको दूसरी होगी, तीसरी, यानी इसके अंदर एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस होता है, रेंडमनेस नहीं होती इसके अंदर। तो जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम की वो वन बाई वन, एक हो जाता है, फिर दूसरा शुरू होता है, दूसरा मुकम्मल हो जाता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। तो जिस तरह प्रोग्राम लिखा जाता है उसी तरह इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। दूसरी इसकी खसूसियत है। तीसरी खसूसियत है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी इसमें न्यूमैन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इसमें प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन मेमोरी, प्रोग्राम जो है मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, एंड कैन बी चेंज्ड बाय कंप्यूटर, और कंप्यूटर उनको तब्दील कर सकता है। यानी जब कोई अपडेट्स आती हैं या कोई आप एक प्रोग्राम है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई नया डेटा डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी अपडेट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द न्यू इंस्ट्रक्शन रिप्लेसेस द ओल्ड वंस इन द मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर जब आप कोई नई इंस्ट्रक्शन डालते हैं, नया प्रोग्राम डालते हैं, तो पहले वाला जो प्रोग्राम होता है उसको जिसको वो अपडेट कर रहे होते हैं वो उसको हटा देता है और उसकी जगह ये नया प्रोग्राम आ जाता है, अपडेट्स आ जाती हैं। यानी पहले वाली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नई चीज़ें जो है उसकी जगह स्टोर हो जाती हैं। तो ये तीन खसूसियात होती हैं वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या इस आर्किटेक्चर जो है या साख्त है इसकी, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, जॉन वन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैव सम एडवांटेजेस, कुछ उसके फ़ायदे हैं, एंड सम डिसएडवांटेजेस, कुछ इसके नुकसानात भी हैं। एडवांटेजेस की पहले हम बात करते हैं। फ़ायदा क्या है इसका? सिंप्लीफाइड डिज़ाइन जो है, इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल होता है, सादा होता है। इट इज़ सिंपल बिकॉज बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कंबाइंड इन अ सिंगल एरिया। क्योंकि डेटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी यानी सॉफ्टवेयर भी वो एक ही जगह के ऊपर वो स्टोर होते हैं, एक ही जगह के ऊपर उनको प्लेस किया जाता है। तो इस लिहाज से ये सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि स्टोर जो है वो कहीं और हो रहा है और मेमोरी कहीं किसी और जगह पे है, या सॉफ्टवेयर जो है वो किसी और जगह पे है। ये एक सिंगल ही, यानी इसमें कोई पार्टीशन वगैरह नहीं होती, एक ही मेमोरी के अंदर एक ही एरिया के अंदर ये सॉफ्टवेयर भी, इंस्ट्रक्शंस भी और जो डेटा होता है वो भी एक ही जगह के ऊपर स्टोर होता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि ये सादा होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो जॉन वन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है ये फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड इजीली बाय चेंजिंग द मेमोरी कंटेंट। अगर मेमोरी के कंटेंट को आप चेंज करें तो आप इस प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम को अपडेट करना, नए प्रोग्राम डालना, पहले वाले प्रोग्राम हटा देना, तो ये फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर वो सख्ती नहीं है कि नहीं जी इसको आप तब्दील कर ही नहीं सकते। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? नंबर वन, स्लो स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। सिंगल मेमोरी एरिया लिमिट्स द सीपीयूज एबिलिटी टू रिट्रीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्विकली। तेज़ी से जो है ना, चूँकि मेमोरी और प्रोग्राम सारे एक ही जगह पे होते हैं तो वहाँ से उनको
एग्जीक्यूट होना और रन करना या वहाँ से रिट्रीव करना CPU के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो इसलिए ये इसकी जो हाई स्पीड नहीं होती, क्विकली जो है वो डेटा को रिट्रीव नहीं किया जा सकता, तो ये स्लोअर होता है। दूसरा इसका नुकसान ये है सिक्योरिटी रिस्क, कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है कि चूँकि बोथ having both data and instructions in the same area make the system risky because one program can affect the other। चूँकि ये प्रोग्राम भी और इंस्ट्रक्शंस भी और डेटा भी और जितना कुछ होता है वो एक ही प्लेस पे होता है, एक ही एरिया में होता है, एक ही डिवाइस पे होता है, इसलिए अगर एक में गड़बड़ हो जाए तो दूसरे में भी खराबी पैदा हो जाती है, और हो सकता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को ख़राब कर दे। वायरस आ गया है तो वो जो एक प्रोग्राम में आया है तो दूसरा प्रोग्राम भी उससे ख़राब हो सकता है, तो सिक्योरिटी रिस्क होता है इसमें। यानी चूँकि ऐसा होता है जैसे हमारे आम आजकल जो कंप्यूटर है उसमें आप देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो अलग हमने ड्राइव में डाले होते हैं, और इसी तरह जो हमारा जो डेटा होता है वो किसी दूसरी जगह पे होता है। तो इस तरह अगर कहीं सॉफ्टवेयर में या विंडो में या किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमारा डेटा जो है वो बच जाता है। लेकिन इसमें जानवान का ये जो आर्किटेक्चर है इसमें ये ख़तरा है कि अगर एक जगह पे कोई प्रोग्राम में ख़राबी आ गई तो वो पूरा सारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम है वो सारे वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जानवान न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात की है, और उसमें हमने क्या बात की है। नंबर 1 हमने जानवान जो न्यूमैन है उनका हमने तारफ़ करवाया है कि ये हंगरी के रहने वाले थे, लेकिन अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वहाँ उन्होंने मैथ्स पे और फिज़िक्स पे और कंप्यूटर पे काम किया। तो जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जो सादा है उसको उनको याद रखने के लिए उनकी खिदमात को इन 1940s में यानी 1940 से 1949 तक 1949 तक ये जो अरसे में कंप्यूटर के बारे में बड़ी इनकी खिदमात हैं, बहुत इन्होंने काम किया है, इसलिए इस आर्किटेक्चर का नाम जो है वो उनके नाम से वान न्यूमैन जो है वो नाम रखा गया है। दूसरा जो हमने बात की है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसकी बात की है कि इसके 4 जो हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। उन पे हमने बात की है, एक मेमोरी होती है, दूसरा CPU होता है, फिर इनपुट डिवाइस है, फिर आउटपुट डिवाइस है। फिर हमने बात की है वर्किंग ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर की, जॉन वान न्यूमैन का कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है, फंक्शन उसका कैसे होता है, उस पर हमने बात की है। और फिर हमने बात की है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर, और जॉन वान का जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, उन पे हमने बात की है। और फिर हमने आखिर में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की है कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और ये कुछ नुकसान भी हैं। तो ये आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप इसको रिपीट कर लें, दोबारा से देख लें। यही तो फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का कि आप इसको 10 दफ़ा भी कहेंगे कि मुझे दोबारा समझाओ तो ये दोबारा समझाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और कोशिश ये की है मैंने कि इसको सादा अल्फाज में इसको बयान किया जाए, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ ना की जाए, ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। तो ये था आज का सबक, और ये चैनल जो है तालीम मंजिल, ये आपका अपना चैनल है, और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के 400 से ज़्यादा लेसन यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान और पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, और इसी तरह टीचर्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम जो है वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और इसे लाइक भी कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।